गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एटीएस ने नवसारी जिले के आतंकी गतिविधियों में शामिल फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित होकर अवैध हथियार जुटा रहा था। नवसारी में आतंकी साजिश के खिलाफ गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस एक्शन से एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। गुजरात एटीएस ने फैजान शेख नाम के इस कट्टरपंथी युवक को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला फैजान नवसारी के चारकुल इलाके में रह रहा था। एटीएस के मुताबिक ये आतंकी गतिविधियों में शामिल था और लंबे समय से इस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। इसकी गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी रखी जा रही थी। गुजरात एटीएस कंटिन्यूअसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है। इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। एटीएस की शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ कि फैजान शेख आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित था। इन संगठनों के कट्टरपंथी विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचारित कर रहा था और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। इस इंफॉर्मेशन को जब शेयर किया गया तो टेक्निकल टीम में वायरलेस सब इंस्पेक्टर निकुंज जोशी और डीवी रबारी को ये दिया गया। एनालिसिस करने में पता चला कि ये अल फैजान गाजा नाम से एक आईडी है जो चला रहा है। इसके अंदर प्राइमा फेसी हमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिला जो कि रेडिकल है, टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए जो इसने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उस तरह के लोगों के इसमें नाम वगैरह डाल रखे हैं, फोटोग्राफ शेयर किए हुए हैं, प्लानिंग शेयर की गई है, वीडियो शेयर किए गए हैं। आरोप है कि फैजान अलग अलग जगहों पर रहकर नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, इसने हत्या की नियत से अवैध रूप से हथियार भी हासिल किए थे। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को हथियार कहां से मिले, इसके संपर्क किन किन लोगों से थे और इस नेटवर्क के तार कहां तक फैले हैं। ये जो फैजान है ये नवसारी में आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जो कि ऑटोमेटिक जैसा जिगाना पिस्टल है और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। इसके साथ ही कुछ कपड़े, कुछ लिटरेचर भी मिले हैं। साथ में जब इसके फ़ोन का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि ये विभिन्न टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है। अल फैजान गाजा के अलावा एक दूसरी इंस्टा आईडी भी चला रहा है। इस इंस्टा आईडी पे ये बहुत सारा जो रेडिकल कंटेंट है उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अल-कायदा जैश-ए-मोहम्मद की जो रेडिकल कंटेंट है वो लोगों को सर्कुलेट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। साथ ही जो भी लोग पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं उनको मारने की जो इसकी इच्छा है उसके तहत ये वेपन प्रोक्योर कर रहा है। साथ साथ उन लोगों के नाम, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके दूसरे ग्रुप्स में भी ये शेयर करता है। इस घटना के बाद एहतियात बरतते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नवसारी और दक्षिण गुजरात के दूसरे हिस्सों में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
नवसारी में रहकर दर्जी काम करने वाले फैज़ान को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें गुजरात एटीएस की जांच में सामने आया कि वो जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े जो आतंकी हैं उनके साथ जो है वो संपर्क में था और उनकी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करता था, उनके वीडियो शेयर करता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोन वुल्फ की तरह की जो कैटेगरी डिसाइड हुई थी, जो लोन वुल्फ बनकर अटैक करना चाहते थे, ऐसे लोगों की जो है वो ट्रैक गुजरात एटीएस रख रही है और उसी में से एक कड़ी जो है वो फैज़ान की मिली है और इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके 12 दिन के रिमांड लिए हैं। अब गुजरात एटीएस वो जांच कर रही है कि उसके टारगेट पे कौन लोग थे। ज़्यादातर लोग यूपी के होने की बात गुजरात एटीएस कर रही है, अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। उसके फ़ोन में जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे शामिल थे जो पैगम्बर का विरोध कर रहे हैं और उनको वो टारगेट बनाने का काम कर रहा था, तो वो चेहरे कौन हैं वो जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी जो है वो षड्यंत्र था और उन लोगों को मारने के लिए टारगेट बनाने वाला था। अब वो कौन से चेहरे थे जिसको वो टारगेट बनाने वाला था, उस पर जांच चल रही है। अहमदाबाद से कैमरा के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। फैज़ान शेख पिछले 4 साल से नवसारी में एक दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था। आज तक की टीम उस दुकान पर पहुंची और इस दौरान दुकान के मालिक ने बताया क्या क्या उसने जानकारी दी हमारी टीम को। देखिए, नवसारी में एटीएस ने कार्यवाही करते हुए एक आदमी को जो है पकड़ लिया है। आदमी का नाम है फैजल शेख। जो फैजल शेख जो है जो मूल यूपी का रहने वाला और हाल में नवसारी में रहता था। ये जो फैजल शेख है ये एक टेलरिंग जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर काम करता था। ये वर्कशॉप के ये जो टेबल है ये इसी मशीन पे फैजल बैठता था और पिछले 4 साल से यहीं पे टेलरिंग का काम करता था। यही जो इसके नीचे जो एक जगह है वहीं पे एक तकिया उसका एक सामान रखा हुआ है, यहीं पे फैजल सोता भी था और ये यहीं पे काम भी करता था। बात करेंगे सीधे उनसे। जी, आपका नाम क्या है और फैजल किससे आपके पहचानते हैं? मेरा नाम इस्लामुद्दीन अलाउद्दीन शेख और मैं ज़िला रामपुर, तहसील स्वार, नरपत नगर पोस्ट वाले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर नवसारी में 12-15 साल से काम कर रहा हूँ। टेलर का काम करता हूँ नवसारी में और फैमिली के साथ रहता हूँ सर। और मेरे पास 8-10 कारीगर काम करते हैं सीज़न के हिसाब से। सीज़न के हिसाब से ही कारीगर आते हैं मेरे पास, सीज़न करने के नहीं। नैना सीजन रहता है 6-7 महीने का, उसी हिसाब से वो भी आया था। बाकी 3-4 साल से वो मेरे पास काम करने के लिए सीज़न ही आता था। अभी सब लोग, ये ईद है आने वाली है तो सब लोग जाने की तैयारी में ही है। व्यवहार अच्छा था छोकरे का, इसलिए कुछ मालूम नहीं पड़ पाया सर। और वो ज़िला रामपुर, तहसील स्वार, नरपत नगर पोस्ट वाले का रहने वाला है। फैज़ान नाम है उसका सर। और व्यवहार में भी अच्छा था छोकरा, ऐसा कुछ था नहीं। बाकी ये है कि अपनी माँ से वो आधा घंटा पौन घंटा बात करता था तो लोगों ने मालूम पड़ा, मैंने भी देखा। बाकी और सर अपने को आगे की जानकारी नहीं है। कि जो फैजल है, फैजल का अलकायदा और जैश ए मोहम्मद के जो संगठन है उससे नाता रहा है। और आगे की जानकारी के लिए जो भी एटीएस की प्रेस रहेगी उसके बाद पता चलेगा कि फैजल का की मंशा क्या थी, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। रौनक जानी, आज तक, नवसारी। राजकोट शहर सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों चांदी के कारखानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चांदी की लगातार बढ़ती हुई कीमतों से कारोबारी हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि दाम बढ़ने की वजह से डिमांड इतनी कम हो गई है कि करीब 1200 कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। राजकोट का सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दिनों भयानक मंदी झेल रहा है। चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई है। राजकोट के जिन कारोबारियों को देश भर से चांदी के आभूषण बनाने के ऑर्डर मिलते थे, वो अब लगभग बंद हो गए हैं। हालात ये हैं कि राजकोट के छोटे बड़े सैकड़ों कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। अभी हमने चांदी के इतिहास में ऐसा जितने भी अभी 1000 से 1200 यूनिट राजकोट में शायद हो गए, उससे भी छोटे बड़े हो गए, पर जो भाव बढ़ा है उसके हिसाब से हम देखें ना तो पूरा का पूरी चांदी की इंडस्ट्रीज ऐसे ठप पड़ी है। ऐसा माहौल है, बड़ा बेरोजगारी का माहौल है और सब लोग ऐसे अपने कारीगरों को काफ़ी यूनिट ने फ्री कर दिए है और सब ऐसे चांदी के कम होने का भाव का वेट करे और सब बैठे हैं। सामान्य तौर पर हर साल चांदी के दामों में 10 से 20% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में ही चांदी में करीब 45% की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर ये हुआ कि पहले रोजाना औसतन
2000 से 3000 किलोग्राम चांदी के आभूषणों का निर्माण हुआ करता था, वो अब घटकर 200 से 300 किलोग्राम रह गया है। राजकोट के सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर इस तेजी के लिए कई अलग अलग वजह बता रहे हैं। पिछले 8वें महीने में चांदी का भाव था 96,000 के आसपास, जो अभी बढ़ के तकरीबन 3,35,000 40,000 के आसपास है। तो 4-5 महीने में जो चांदी में तेजी आई है, उछाल आया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना चांदी का भाव इतने दिनों में बढ़ सकता है। और हमने इसके पीछे भी चांदी के भाव बढ़ते थे, ऐसा नहीं, पर मानो कोई 10,000 बढ़े तो 5,000 कम होता था, फिर बढ़े, ऐसा तेजी में ऐसा होता था। पर अभी हमने जो अभी माहौल देखा वो ऐसा है कि ऐसे एक धारे कंटिन्यू उसका ग्राफ है वो बढ़ने में है। तो उस हिसाब के राजकोट में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा यूनिट चांदी के हो गए और इस भाव बढ़ने के कारण सभी यूनिट में वो बड़ा मंदी का माहौल है अभी। चांदी की बढ़ती कीमतों से राजकोट के कारोबारियों और कारीगरों को बड़ा झटका लगा है। राजकोट में 1200 से अधिक छोटे बड़े कारखाने हैं, जिनसे करीब 1 लाख लोग चांदी के आभूषण बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब इन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। पूरा ठंडा ही है सब। घर का जो अपना इधर फैमिली भी जो है ना, इसका खर्चा भी निकाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा अभी ठंडा है ना, तो क्या करूँ, गांव भागने का सोच रहा हूँ, उधर जाके कुछ खेतीबाड़ी का कुछ काम करूँ, इस टाइप का अभी सोच रहा हूँ। इस भाव में कुछ काम ही नहीं है, सब बेकार लोग बैठे हैं, कोई ठिकाना है, कभी 20,000 बढ़ जाता है, कभी 20,000 घट जाता है, कोई कारीगर को काम मिलता नहीं है और सब बेकार बैठे हैं। राजकोट में बहुत बड़ा मार्केट, बहुत वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ से बहुत सारा बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये भाव की ज़्यादा कम वजह से काम नहीं हो रहा है। सब कारीगर फ्री बैठे हैं, 5-10% का थोड़ा बहुत काम है, बाकी 90% कारीगर फ्री बैठे हैं। एक और चांदी की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है, तो दूसरी ओर कई कारोबारी चांदी की वजह से दिवालिया तक हो गए हैं और चांदी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस के मौके पर सूरत में बॉर्डर 2 फिल्म को लेकर जाट समाज के लोगों ने उत्साह की खबर काफी चर्चाओं में है। यहां जाट समाज में 2000 लोगों ने एक साथ इस फिल्म को देखा है, सेना के प्रति समाज की एकजुटता को दिखाया है। देशभक्ति के जज्बे से भरी इस फिल्म को लेकर समाज के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान मॉल परिसर सेना के सम्मान में जाट समाज मैदान में और भारत माता की जय के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। दरअसल इस फिल्म की कहानी वीरता और बलिदान पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए समाज में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और समुदाय के बीच भाईचारे को मजबूत करने का प्रयास किया गया। समाज के प्रतिनिधियों का कहना यह था कि ऐसी फिल्में आने वाली पीढ़ियों को देश के गौरवशाली इतिहास और सेना के शौर्य से परिचित कराती हैं। और हम लोग यहाँ सूरत में VR मॉल में बॉर्डर 2 पिक्चर देखने के लिए हम लोग, हमारा समाज पूरा प्रतियोगिता रखी है, तो हम लोग सभी देखने आए हैं और अन्य समाज के लोग भी आए हैं और हम गर्व कर रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और इस तरह के जब भी गणतंत्र दिवस आते हैं तो सब एकता के साथ में आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति हमारे खून के अंदर है, क्योंकि हम जाट समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारे हर घर से फौजी बॉर्डर पे रहते हैं और बड़े अफसर रहते हैं, इसके लिए हमें इस दिन बहुत ज्यादा गर्व होता है। नवसारी शहर में पहली बार शानदार फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस फ्लावर शो में 40 किस्मों के 5 लाख से ज्यादा फूल हैं। इसके अलावा फूलों से 20 स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं। 95,280 फूलों से नवसारी शब्द की एक विशाल नेम बोल भी लगाई गई है, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। नवसारी महानगर पालिका बनने के बाद नवसारी जिला मुख्यालय पे आज प्रथम बार फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री और नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी द्वारा जो है ये फ्लावर शो आज प्रारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में जब गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर्स के 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, तब नवसारी महानगर पालिका विविध प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रही है जो जनता के लिए है, उसमें से फ्लावर शो भी एक है। आने वाले 7 दिवस के लिए फ्लावर शो बिल्कुल निःशुल्क जनता के लिए रखा गया, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक प्रवेश है। और नवसारी महानगर पालिका ने इसके साथ ही इस वर्ष जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त किया है।
इस साल गुजरात के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलने का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें से एक हैं वडोदरा के धार्मिक लाल पांड्या। इन्हें संगीत और कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। धार्मिक लाल पांड्या मानभट्ट कला के कलाकार हैं। इन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा को सहेज कर रखा है। मानभट्ट उंगलियों में अंगूठी पहनने और तांबे के मान गढ़ पर थाप देने के साथ ही कहानियां सुनाने की एक अनूठी गुजराती कला है। धार्मिक लाल पांड्या ने इस परंपरा को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देश दुनिया में इसकी गूंज फैलाई है। जिस तरह से इन्होंने आज के आधुनिक युग में भी प्रेमानंद की इस परंपरा को बनाए रखा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। पद्म पुरस्कार के लिए उनके नाम का ऐलान होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। धार्मिक लाल पांड्या अलग अलग माध्यमों से 2500 से ज्यादा कहानियां प्रस्तुत कर चुके हैं। से मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरे परिवार को भी आनंद हुआ, क्योंकि पद्मश्री के अवार्ड मुझे मिला नहीं है, लेकिन जो मध्यकालीन युग में प्रसिद्ध नरसिंह मेहता जो भक्त हो गए और उनके आगे फिर बालन, नाकर और प्रेमानंद हुए। प्रेमानंद ने अपनी गुजराती भाषा जो थी वो दिल्ली दरबार में सूसा पीसा था। अभय तवे की सोनैया ने अठे कथे के बार एकदम तिगड़म आठन नाल सूसा पीसा 4। तो प्रेमानंद ने सोचा कि हमारी गुजराती भाषा बहुत हीनी हो गई है, तो उसने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी भाषा साहित्य की भाषा नहीं बने तब तक मैं सिर पर ऐसी पगड़ी नहीं पहनूँ। सूरत के रहने वाले उद्योगपति और लाइव संस्था के संस्थापक नीलेश भाई मंडलेवाल को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय सिंह राठौड़ ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। डोनेट लाइफ यानी कि जीवन दान। सूरत में एक ऐसे ही है नीलेश मांडलेवाला, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नीलेश मांडलेवाला हमारे साथ मौजूद है। करीबन 20 साल का उनका सफर ही रहा है, लोगों को जीवन दान देते रहे हैं। नीलेश भाई, इस सफर की शुरुआत कब से हुई थी और आज आपको उस सफर के चलते पद्मश्री मिला है, क्या कहेंगे? मैं 97 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी और 2004 से मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ था। हमने भी हमारे पिताजी को हमारी किडनी देने की बात कही थी ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया था कि आपकी उम्र छोटी है। तो मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ। जब भी मैं डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल में जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवाने के लिए आते थे। डायलिसिस की पीड़ा तो हमने देखी थी, तो हमने सोचा कि समझो कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो हमने देखा कि जो ऐसे ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन के डोनेशंस करवाए जाए तो ऐसे मरीजों को नया जीवन मिलेगा। तो 2005 से हमने मूवमेंट की शुरुआत की और हमने सूरत शहर के आईसीयूज का कांटेक्ट किया, सूरत शहर के न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन का संपर्क करना शुरू किया और 2006 में 12 जनवरी 2006 के दिन गुजरात सूरत से अशक्ताश्रम अस्पताल से जो एक जगदीश भाई शाह नाम के जो व्यक्ति थे उसके अंगों का दान करवाया गया और वो गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी दान की शुरुआत हुई थी। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल नीलेश मांडलेवाला जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और नीलेश भाई स्पष्ट तौर पे करेंगे 2006 में पहला अंगदान उन्होंने सूरत से करवाया था और इस सफर को 20 साल बीत चुके हैं और 20 साल के बाद ही सही सरकार ने उनकी कदर की है, इस बात की उन्हें बेहद खुशी है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।